हेलो एवरीवन, आइए आपका स्वागत करते हैं सुपर साइंस जोन्स में। और आज जो पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो जैसा मैंने पहले एक चैप्टर पढ़ा चुका है यूरोप में राष्ट्रवाद, अब हम आज दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इतिहास का, क्लास 10th का, भारत में राष्ट्रवाद। तो जैसा हमने पहले भी जाना था कि राष्ट्रवाद क्या होता है, और आज भी देखेंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है, क्या होता है, उसके बाद उसके कारण क्या थे, कहाँ से आता है राष्ट्रवाद, ये जानेंगे। तो राष्ट्रवाद क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रवाद क्या होता है कि किसी इतिहास, परंपरा, भाषा, जातिवाद और जब संस्कृति को मिला दिया जाता है तो एक देश कहलाता है राष्ट्रवाद। जैसे 1857 की जब क्रांति हुई, उसके पहले लोगों के बीच में राष्ट्रवाद नहीं था ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे अगर मंगल पांडे जब बैरकपुर से लड़े थे तो वो उनका कारण एक था कि उनको गाय की और सुगर की जो चर्बी है उसको मुंह से खींचना पड़ता था, इसलिए वो लड़े थे। राष्ट्रवाद जो होता है, राष्ट्रवाद होता है जो सबको मिला के पूरे देश में मिला के बनता है, वो कहलाता है राष्ट्रवाद। तो अब उसके बाद राष्ट्रवाद हमारे इतिहास को पढ़ के, जैसे हम लोग भगत सिंह का सेक्रीफाइस पढ़ते हैं, हम लोग और सारे फ्रीडम फाइटर का सेक्रीफाइस पढ़ते हैं, तो उनसे हमारे अंदर क्या होता है, देश प्रेम आता है, वो कहते हैं राष्ट्रवाद। हम लोग क्या है, राष्ट्रवादी। जब हम अपनी परंपरा को देखते हुए आ रहे हैं कि क्या होती है परंपरा, उस हिसाब से हम चलते हैं, तो हम क्या होते हैं, राष्ट्रवादी। भाषा, हमारे यहाँ कई भाषा, 22 भाषा मान्यता दी गई है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, बहुत सारी भाषाओं को। तो हर भाषा को मिला के और सब सामंजस्य से रहते हैं, वो एक राष्ट्रवादी देश कहलाता है। जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस में दिया है कि भाषा के आधार पे राष्ट्र में बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ था, जैसे श्रीलंका हो गया और ब्राज़ील हो गया, वहाँ पे भाषा के आधार पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे भेदभाव हो रहा था। तो वो राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद क्या है, जो भाषा के आधार पे एकीकृत रहे, वो राष्ट्रवाद है। जातिवाद, कहीं पे जाति के हिसाब से, जैसे हमने जर्मनी का एग्जाम्पल लिया था पॉलिटिकल साइंस में, सिविक्स में, कि जर्मनी का जो विद्रोह था वो भाषा के आधार पे विद्रोह हो रहा था। कोई फ्रेंच बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। लेकिन भारत में आप लोग जानो, जातिवाद भी बहुत है, भाषा भी बहुत है, बहुत सारी जाति, यानी डाइवर्सिटी बहुत है। तो इसलिए ये क्या है, राष्ट्रवाद है, ये राष्ट्रवाद देश है। संस्कृति, हमारे यहाँ की बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं, एक संस्कृति नहीं, बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि सबको मिला के क्या बनता है, एक राष्ट्र बनता है, सबको मिला के एक देश बनता है, ये है राष्ट्रवाद। तो अब वही हम पढ़ने जा रहे हैं कि भारत में राष्ट्रवाद आया कैसे। राष्ट्रवाद आप समझ चुके होंगे कि राष्ट्रवाद होता क्या है। तो जैसे इतिहास, एक बार आप परिभाषा देख लीजिए, इतिहास, परंपरा, भाषा, जातिवाद, संस्कृति को एकत्रित करना क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद। फिर से देख लीजिए, इतिहास, परंपरा, भाषा, जातिवाद, संस्कृति को एकत्र करके वो क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के कारण क्या क्या थे भारत में, आज हम विश्व का नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं विश्व का, आप जाके चैनल पे उसको देख लीजिएगा, उसमें है यूरोप का राष्ट्रवाद, तो आप उसको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं क्या कारण थे राष्ट्रवाद के। तो सबसे आपको मैंने बताया था कि अगर आपको कहीं भी कारण लिखने के लिए आ जाए कि इसके फ्रांस की क्रांति के क्या कारण है, या रूस की क्रांति के क्या कारण है, या भारत की क्रांति के क्या कारण है, तो आपको क्या करना है, आपको स्पीच याद करना है। ये आपको ट्रिक है। स्पीच में क्या होगा, स्पीच में क्या होता है कि स्पीच है तो आप यहाँ से क्या याद कर लेंगे, सोशल, यानी सोशल मतलब सामाजिक कारण, फिर पॉलिटिकल यानी राजनैतिक कारण, फिर
ई से क्या होगा, इकोनॉमिकल यानी आर्थिक कारण, और सी से क्या होगा, कल्चरल यानी सांस्कृतिक कारण, और यस से क्या होगा, हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक कारण। तो आप अगर इस स्पीच को याद करते हैं, ये ट्रिक है आपके लिए, अगर आप स्पीच को याद कर लेते हैं तो आप फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, भारत की क्रांति या कोई ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें भी आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और आपका 3-4 पेज का पूरा आपका वो हो जाएगा उत्तर आंसर। कहते हैं ना कि फ्रांस की क्रांति का क्या कारण था या भारत की क्रांति का क्या कारण था, तो आपको याद करना है स्पीच, और उससे आप सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सब लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, राजनीतिक कारण क्या थे। तो 1857 में राजनीतिक कारण क्या थे कि जब हमारा सबसे पहला जो गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव था, तो जब वो भारत आया तो वो पहले जब वो हुमायूं थे, जब जहांगीर थे उनके समय में आया था, तो वो फैक्ट्री के लिए बस आया था, लेकिन वो क्या करने लगा, धीरे धीरे वो बंगाल पे, फिर पूरे भारत पे ऐसे कब्जा करने लगा। तो जो वहाँ के नवाब थे उनको अच्छा नहीं लगा, तो वो राजनीतिक का फिर वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल, पूरे भारत की जो कमांड थी वो अपने हाथ में ले ली। तो ऑब्वियस सी बात है किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से देखिए, आपको हम बता दें क्रांति और विद्रोह में क्या अंतर होता है। क्रांति जो होती है एक लंबी प्रोसेस होती है, और जो विद्रोह होता है वो एक शॉर्टकट प्रोसेस होता है। जैसे जब 1857 की क्रांति हुई तो लोगों के मन में पहले से ही बहुत कुछ था, क्योंकि 1856 में जब सती प्रथा का अंत हुआ, नरबली का अंत हुआ, और बाल विवाह का अंत जब किया रॉबर्ट डलहौजी ने, बहुत सारे गवर्नर जनरल और वायसराय ने, तो भारतीय के मन में बहुत ज़्यादा विद्रोह पहले से ही था, मतलब धीरे धीरे। लेकिन जब मंगल पांडे को पहली बार फांसी हुई तब वो विद्रोह, जो वो चीज़ें, जो वो लोग परेशान थे, वो एक क्रांति का रूप ले ली। तो क्रांति क्या होती है, एक लंबी प्रोसेस होती है, और एक दिन आके वो बड़े पैमाने पे क्या करती है, अपना क्रांति करती है। और विद्रोह क्या होता है, ये तत्कालिक प्रोसेस होता है, यानी किसी के खिलाफ हुए और तुरंत हम उसके प्रति विद्रोह कर दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो राजनीतिक कारण यही थे कि धीरे धीरे वो प्रोसेस हुआ, और प्रोसेस होने के बाद फिर वो क्रांति में कन्वर्ट हो गया। सामाजिक कारण जैसा कि मैंने आपको बताया 1857 की क्रांति, तो ये सारे फिर धर्म के आधार पर डिवाइड किया गया, और ये सारे जो आते हैं वो सामाजिक। धार्मिक कारण में अंग्रेज क्या थे, वो फिर अपना जो उनका धर्म था वो भारत में फैलाने लगे, जो उनके कपड़े थे वो भारत में फैलाने लगे। तो इस तरीके से धर्म के आधार भी बंटवारा करने लगे। तो ये धार्मिक कारण था। तो अब धर्म के आधार पर बंटवारा करने लगे तो राष्ट्रवाद समझ में आ गया, उसका कारण समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, चलिए इसमें एक चीज और समझ लेते हैं सामाजिक कारण में, जमींदारी प्रथा समझ लेते हैं और रैयतवाड़ी प्रथा। तो जमींदारी प्रथा लॉर्ड क्लाइव ने लाया था। कब लाया था, 1793 में लाया था, और इसको परमानेंट सेटलमेंट लाया था कि जैसे वो जमींदार को रखता था, जमींदार सबसे कर लेके और फिर उसको क्या देता था, वहाँ के गवर्नर को देता था। तो ये तो जमींदारी प्रथा होती थी। रैयतवाड़ी में क्या होता था, डायरेक्ट जाता था सरकार, मतलब जो वहाँ के गवर्नर जनरल थे, जो वहाँ के जो थे, वो डायरेक्ट जाके उससे कर लेते थे। तो ये सारी बातें हो गई। चलिए अब आपको हम बताते हैं कुछ आंदोलन के बारे में, जो आंदोलन हुए थे उस समय, और आपके पेपर में डेफिनेटली आते हैं, क्योंकि ये आपके मैप में भी आते हैं, और ये आपके मैप के अलावा जो आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा आते हैं। और हर साल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, आपको 10 नंबर का बहुविकल्पीय आता है, उसमें तो मिल जाएगा। आपको इसके बारे में बताने के लिए आ जाएगा, 2-3 नंबर का टिप्पणी लिखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें आ जाती हैं। तो जैसे चंपारण आंदोलन सबसे पहले हुआ, तो चंपारण आंदोलन कब हुआ था, 1917 में, और ये तो आपको याद रखना ही है। उसके बाद ये याद रख किस लिए हुआ था, कौन गया था वहाँ, और ये स्थान है कहाँ, क्योंकि जब देखिए जब पेपर में आएगा चंपारण आंदोलन के बारे में बताइए, तो आप चंपारण आंदोलन लिखेंगे, उसके साथ आप क्या करेंगे, नीचे छोटा सा मैप बना के उसको एग्जामिनर को बताएंगे कि चंपारण है कहाँ। ठीक है, जैसा मैप भी आता है, अलग से आता है 10 नंबर का मैप, लेकिन आप अपना आंसर को और अच्छा रिप्रेजेंट करने के लिए आप
आप उसको दिखाएंगे। तो चंपारण आंदोलन कहाँ है, मैप में आइए हम देख लेते हैं। बिहार में क्या है, चंपारण। बिहार में क्या है, चंपारण। तो यहाँ क्या हुआ था, चंपारण आंदोलन। ठीक है, इस तरीके से चंपारण आंदोलन किस लिए हुआ था, इंडिगो यानी नील की खेती होती थी और बहुत ज़्यादा कर लिया जाता था, इसलिए उसके विरोध में गांधी जी ने चंपारण आंदोलन में किया। चंपारण आंदोलन बिहार में किया था। तो अगर आपके मैप में आता है चंपारण कहाँ है, तो वो बिहार में है। आप ऐसे इसको मैप में लोकेट कर देंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, 1918 में, यानी 1918 में। अब आपको पता होना चाहिए खेड़ा स्थान कहाँ है, खेड़ा कहाँ है, गुजरात में है। कहाँ है, यहाँ है। तो खेड़ा कहाँ हुआ है, गुजरात में खेड़ा आंदोलन हुआ है, गुजरात में गांधी जी ने किया था, किसानों के लिए ही हुआ था। तो आपको लिखना है लेकिन उसको मैप में तुरंत दर्शा देना है। अब बात करते हैं अहमदाबाद आंदोलन। तो अहमदाबाद आंदोलन जो हुआ था वो फैक्ट्री के लिए हुआ था। अब अहमदाबाद कहाँ है, तो इस स्थान पे है, कहाँ पे है, गुजरात में अहमदाबाद आंदोलन। ठीक है, अहमदाबाद है, वहाँ पे फैक्ट्री में काम मजदूर बहुत करते थे लेकिन पैसा जो था वो कम मिलता था, इसके विरोध में अहमदाबाद आंदोलन हुआ। अब आगे चलते हैं हम, रॉलेट एक्ट। तो ये आंदोलन समझ में आ गया। 1917 में चंपारण, 1918 में दो हुए थे, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद आंदोलन। अब चलते हैं रॉलेट एक्ट। अब आता कैसे है कि रॉलेट एक्ट को टिप्पणी लिखिए या फिर कब हुआ था, ये आपको पूछ लिया जाता है। तो रॉलेट एक्ट जो था वो 1919 में आया था। और रॉलेट एक्ट जब आया था उसमें ये कहा गया था कि किसी के ऊपर, मतलब जैसे कोई दोषी अभी होता है तो वो पहले जाता है न्यायालय में या फिर कहीं भी अपना पक्ष रखता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। वो ऐसा था कि आप अगर कुछ विद्रोह कर रहे हैं या फिर आप जो सरकार ने बना उसको पालन नहीं कर रहे हैं, तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आप उसमें क्या दोष किए हैं, क्या दोष है आपका, वो नहीं पूछा जाएगा। आपको डायरेक्ट 2 साल की सजा सुना दी जाएगी बिना पूछे। तो बिल्कुल गलत था। तो ये था हमारा रॉलेट एक्ट। कब आया था, 1990 में। ठीक, 1990 में क्या आया था, रॉलेट एक्ट। चलिए अब बात करते हैं सत्याग्रह आंदोलन। सत्याग्रह आंदोलन 1930 में आया था। उसमें क्या था, जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा होगा सत्याग्रह। सत्याग्रह का क्या मतलब समझ में आ रहा है, सत्य के लिए आग्रह। अगर आप इसको तोड़ेंगे 2 भागों में तो क्या होगा, सत्य के लिए आग्रह। कि गांधी जी जो थे अहिंसावादी थे, हिंसा को प्रमोट नहीं करते थे, तो वो कहते थे कि सत्य के लिए आग्रह करो। तो ये था सत्याग्रह, 1930 में आया था। और अब आगे बात करते हैं सविनय। आपको एक एक ठो आंदोलन याद होना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो भी 1930 में आया था। अब असहयोग आंदोलन की बात करते हैं। तो असहयोग आंदोलन आया था आपका 1919 से 1922 में, 1922 तक ये चला था। इसको क्यों रोकना पड़ा, क्योंकि जब ये आंदोलन स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे इसमें विद्यार्थियों ने भाग लिया, पिकेटिंग कर दी गई। अब आपसे ऐसे पूछा जाता है कि पिकेटिंग पे टिप्पणी कीजिए, पिकेटिंग क्या होता है। तो पिकेटिंग ये होता है जैसे कोई दुकान है, उस दुकान का जो गेट है वहीं पे रोक लगा देना कि कोई ना आ पाए और ना कोई जा पाए, वो क्या कहलाता है, पिकेटिंग कहलाता है। तो पिकेटिंग करवा दी गई और वकीलों ने अपना मुकदमा लड़ना छोड़ दिया, विद्यार्थियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। और तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन अंत में क्या हो गया, इसमें हिंसा हो गई। हिंसा कैसे, भारतीयों ने जाके किसी पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इससे क्या हुआ, गांधी जी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ और उन्होंने 1922 में, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका मैप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि पूछा जाता है कि चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ। तो आपको पता होना चाहिए चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश में गोरखपुर नामक स्थान पे हुआ। कहाँ हुआ, गोरखपुर नामक स्थान पे क्या हुआ, चौरी चौरा कांड हुआ। ठीक है, उत्तर प्रदेश में गोरख। तो वहाँ जब चौरी चौरा कांड हो गया तो गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन को बिल्कुल ठप कर दिया कि अब ये नहीं चलेगा, मना कर दिया। तो इस तरीके से असहयोग आंदोलन हो गया, खत्म हो गया।
अब आगे बात करते हैं हम नमक कानून की बात करते हैं। नमक कानून की बात करते हैं। नमक कानून क्या था, एक्ट क्या था? उस समय जो हमारे वहाँ के गवर्नर जनरल थे वो इरविन थे, लॉर्ड इरविन। तो जो लॉर्ड इरविन थे, गांधी जी ने उनको एक पत्र लिखा। आप ये पूरी कहानी पढ़िएगा और फिर इसको अपने शब्दों में एग्जाम में लिखिएगा कि गांधी जी ने पत्र लिखा और उसमें 30 मांग की। कुछ उसमें से किसानों की थी, कुछ उसमें से बहुत सारे व्यापारियों की थी, तो बहुत सारी थी। उस मांग में उन्होंने क्या किया कि नमक का सबसे, क्योंकि नमक ऐसी चीज है ना कि उसे हम सब लोग गरीब हो चाहे अमीर हो, सब लोग यूज करते हैं नमक। तो उन्होंने कहा कि जो नमक पे आपने कर लगाया है उसको बंद कर दीजिए। तो नमक पे उन्होंने लिखा, और लेकिन लॉर्ड इरविन ने कोई उनकी 30 मांग जो है अपनाने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो जब 30 मांग अपनाने से मना कर दिया लॉर्ड इरविन ने, तो फिर गांधी जी ने नमक दांडी मार्च किया। कहाँ से किया? तो वो खेड़ा से किया था। अहमदाबाद साबरमती आश्रम से खेड़ा तक किया था दांडी मार्च। तो ये याद रखना है कि नमक कानून की क्या कहानी थी। और उसके बाद फिर नमक तोड़ो आंदोलन में वो सफल हुए कि नमक कर हटाओ, उसमें सफल हुए। अब उसके बाद वो गोलमेज सम्मेलन उनको बुलाया गया 1930 में। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ था और दूसरा कब हुआ था? 1931 में हुआ था। तो जब वो 1930 में उनको बुलाया गया पहले गोलमेज सम्मेलन में, तो उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी गए थे और वो भी गए थे। तो जब 1930 में जब बुलाया गया तो उनको वो चाहते थे कि जो दलित वर्ग है उनको थोड़ा अलग, उनको संरक्षित जो है वो सीटें दी जाए। तो इस आधार पे जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि जो दलितों को अलग दी जाए सीटें, लेकिन गांधी जी ये नहीं चाहते थे। गांधी जी चाहते थे कि सब बराबर हो। तो गांधी जी फिर ये गोलमेज सम्मेलन जो 1930 वाला था वो खराब हो गया। फिर 1931 में हुआ, फिर तीसरा 1932 में हुआ। तो इस तरीके से आप लोग को मैं एक बार सब कुछ अच्छे से शुरू से बता देती हूँ कि हमने कितने आंदोलन की बात की। तो सबसे पहले हम बात किए चंपारण। सबसे पहले कौन सी बात की? चंपारण 1917। फिर हमने कौन सी बात की? खेड़ा 1918। फिर हम कौन सी बात किए? अहमदाबाद 1918। ये आपको याद रखना है क्योंकि 10 बहुविकल्पी में तो आएगा डेफिनेटली। उसके बाद आपका मैप में आएगा कि चंपारण कहाँ है, चोरा चोरी गोरखपुर कहाँ है, तीसरा अहमदाबाद आंदोलन ये कहाँ है, खेड़ा कहाँ है, ये सारी चीजें आएगा। कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, लाहौर कहाँ है, ये आएगा। बाकी ऐसे मैप में आते हैं, 10 नंबर का मैप आता है, 10 नंबर का बहुविकल्पी आता है, 20 नंबर ये हो गया। तो अब हम लोग कहाँ पहुंचे थे? अहमदाबाद। उसके बाद रॉलेट एक्ट कब आया? चौथा 1919 में। और क्या हुआ 1919 में? और क्या हुआ 1919 में? क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड। अच्छा ठीक है, 1919 में हुआ था, लेकिन वो डेट से आपको कंफ्यूज करेगा। तारीख बताइए। तो 31 अप्रैल। ठीक है, तारीख से आपको वो क्या करेगा? कंफ्यूज करेगा। तो ये 1919 में क्या क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, और क्या हुआ? असहयोग आंदोलन चालू हुआ। ये 3 चीजें याद रखनी है। अब देखिए 1922 में क्या हुआ था? चोरी चोरा और असहयोग क्या हुआ था? वो काकोरी कांड भी याद रखिए। 1928 में काकोरी कांड भी आप याद रख सकते हैं। आपके सिलेबस में नहीं है बट आ सकता है। अब उसके बाद सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? 30 में ही हुआ था, और 1930 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 30 में हुआ था। और क्या हुआ था? और क्या हुआ था? गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। और क्या हुआ था? और गांधी जी की नमक तोड़ो आंदोलन भी 30 में हुआ था। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और कभी कभी दे देता है कि संविधान, फिर थोड़ा सा दे देता है आगे आपका जो चैप्टर है संविधान कब बना था, तो आप याद करेंगे नवंबर 1949। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कब बना था, कब पारित हुआ। कब पारित हुआ? तो 1950, 26 जनवरी। ठीक है, ये थोड़ा सा अब ये भी पूछा जाता है। आपको पता है कि 1947 में भारत आजाद हुआ, ये पता है। भारत का बंटवारा कब हुआ ऐसे पूछ लेगा तो कब हुआ था? 1947 में हुआ था। तो ये भी तो कुछ डेट याद करनी है जो आपको बहुविकल्पी के साथ साथ आपको मैप में भी याद रखनी है।
तो मैप में पहले आप एक मैप बना लीजिएगा पहले या ले लीजिएगा, उसमें आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कौन कौन सा, क्योंकि ये जो बताया मैंने बार बार पूछा जाता है, एक बार नहीं, आप पिछले साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए तो ये बार बार पूछा जाता है। तो इस तरीके से ये आपका आज का लेसन था भारत में राष्ट्रवाद, जिसमें हमने पढ़ा राष्ट्रवाद क्या है, उसके कारण क्या है, फिर कौन कौन सा डेट में कौन कौन सा क्या है, सहयोग आंदोलन, चंपारण, रॉलेट एक्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोल्ड में सम्मेलन, उसकी सारी हमने तारीख पढ़ी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे वो भी इसका लाभ ले सके और अपना मैप अच्छा कर सके, अपना वो विकल्प ही अच्छा कर सके और अच्छा नंबर लाए। धन्यवाद।